दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया है, परिपत्र भेजा गया है जिसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों मीडिया न्यूज़ के माध्यम से सूचना मिल रही है कि 8वें पे कमीशन के संबंध में सरकार के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इसी तरह के नवीनतम और महत्वपूर्ण वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप उनका लाभ लेते रहें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें मीडिया न्यूज़ की तो यहाँ आप देख सकते हैं, चुनाव में मिले झटके के बाद मोदी सरकार को याद आया मध्य वर्ग, 8वें पे कमीशन की तैयारी शुरू। तो यहाँ पर दोस्तों मीडिया न्यूज़ के माध्यम से भी ये सूचना मिल रही है कि 8वें पे कमीशन पर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। जो चुनाव में रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का प्रभाव यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर फैसला हुआ तो लाभान्वित होंगे 49 लाख केंद्रीय कर्मी और 68 लाख पेंशनर। आम लोगों के लिए टैक्स में छूट पर भी हो सकता है विचार। तो इस प्रकार से ये मीडिया के माध्यम से न्यूज़ आ रही है। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि परिपत्र है वो किसने जारी किया है और किसको जारी किया गया है, परिपत्र के अंदर क्या कुछ कहा गया है, पूरी डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं परिपत्र किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये नेशनल काउंसिल स्टेट स्टाफ के द्वारा ये परिपत्र जारी किया गया है जिसको शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी के द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चेयरमैन नेशनल काउंसिल JCM कैबिनेट सेक्रेटरी राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली के नाम ये परिपत्र है वो लिखा गया है, ये लेटर लिखा गया है। इसका विषय भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर रिवाइजिंग द पे अलाउंस पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दोस्तों यहाँ पर यह परिपत्र जारी करते हुए सरकार से मांग की गई है कि 8th पे कमीशन है वो लागू किया जाए, उसका गठन किया जाए। यहाँ पर ये पूरी डिटेल दी गई है दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या लिखा गया है इसको ध्यान से हमने देखा। तो यहाँ पर जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हम आपके समक्ष रखेंगे। इसके अंदर क्या लिखा गया आप यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं। जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा, उनके सिग्नेचर से जारी किया गया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो परिपत्र जारी किया गया है उसके अंदर क्या लिखा गया है वो हम डिटेल से यहाँ पर देखेंगे। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा 1/1/2016 से लागू किया गया था। हालांकि कर्मचारी पक्ष ने 7th CPC और उसके बाद भारत सरकार से न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 1/1/2016 को 26,000 रुपये प्रति माह की गणना ILC मानदंडों और डॉक्टर अक्रोइड फॉर्मूला आदि के विभिन्न घटकों के आधार पर की गई है। हमने 7th CPC से पहले यह भी प्रस्तुत किया है कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम वेतन JCM अभी भी निचले स्तर पर है। दुर्भाग्य से हमारे सभी तर्कों को 7वीं CPC ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया और 1/1/2016 से 18,000 न्यूनतम वेतन के रूप में सिफारिश की। तो यहाँ पर 26,000 रुपये की सिफारिश की गई थी, लेकिन न्यूनतम वेतन है वो 18,000 रुपये रखा गया था। इसके बारे में लिखा गया है। जबकि स्टाफ पक्ष ने मांग की कि फिटमेंट फैक्टर 3.48% होना चाहिए। 7वीं CPC ने केवल 2.57 की सिफारिश की, जिस पर सरकार ने स्टाफ पक्ष के साथ कोई बातचीत किए बिना सीधे ही सहमति व्यक्त की, जो आमतौर पर होती है। 7th CPC की प्रतिकूल सिफारिशों और फिर कर्मचारी पक्ष के साथ कोई चर्चा किए बिना और कर्मचारी पक्ष द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर विचार किए बिना सरकार द्वारा इसे स्वीकार करने से व्यथित होकर राष्ट्रीय परिषद JCM के घटक संगठनों ने हड़ताल की। न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में संशोधन की मांग को लेकर सरकार को नोटिस। सरकार ने कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत के लिए गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति गठित की। तो यहाँ पर जो हड़ताल की गई थी 7th CPC की सिफारिशों के विरुद्ध, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह थे। तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली, तत्कालीन रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु और तत्कालीन रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा से चर्चा के बाद सरकार इस बात पर सहमत हुई कि कर्मचारी पक्ष की मांगों को पूरा करने के लिए उनके साथ आगे चर्चा की जाएगी। एक सौहार्दपूर्ण समझौता मंत्रियों की समिति द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी स्थगित। दुर्भाग्य से सरकार द्वारा कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत करने और न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। तो 7th CPC के अंदर जो सिफारिशें थी उनको लेकर विरोध था, उसके संबंध में कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी के द्वारा कर्मचारियों के साथ, संगठनों के साथ बातचीत के माध्यम से इसका हल निकालने की बात कही गई थी, लेकिन उसके संबंध में सरकार ने कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया। इसके अंदर लिखा गया दोस्तों, लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी गई है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आगे यहाँ देखिए, सरकार खुद कहती है कि
मुद्रास्फीति 4% से 7% के बीच है। औसतन यह लगभग 5.5% होगी। कोविड के बाद मुद्रास्फीति प्री कोविड स्तर से अधिक है। यदि हम 2016 से 2023 तक दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और वस्तुओं की खुदरा कीमतों की तुलना करें तो स्थानीय बाजार के अनुसार उनमें 80% से अधिक की वृद्धि हुई है। लेकिन हमें 1/7 के अनुसार लगभग 46% महंगाई भत्ता ही प्रदान किया जाता है। तो यानी महंगाई है वो लगभग 80% बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी अपने को 46% और एक 2024 के बाद ये 50% हुआ है। तो अपने को सिर्फ इतना ही बता दिया जा रहा है, जबकि महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले डीए के बीच अंतर है। केंद्र सरकार का राजस्व भी वर्ष 2015 से 2023 तक दुगुना हो गया है। बजट विवरणों के अनुसार हम राजस्व संग्रह में काफी वृद्धि देख सकते हैं। केंद्र सरकार का वास्तविक राजस्व 100% से अधिक बढ़ गया है। इसलिए केंद्र सरकार के पास वर्ष 2016 की तुलना में अधिक भुगतान क्षमता है। अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह में भी वृद्धि हुई है। 1.87 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में आयकर संग्रह सबसे अधिक रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रह एसटीटी सहित अंतिम रूप से 9,60,764 करोड़ और पिछले वर्ष की तुलना में 24.23% की वृद्धि देखी गई। भारत का अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2022-23 में 7.21% बढ़कर 13.82 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष 12.89 लाख करोड़ था। यहाँ पर स्रोत है वो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी से लिया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान राजस्व संग्रह 33,60,858 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। 2022-23 में सकल राजस्व 30,43,067 रुपए था। राज्य के हिस्से के बाद शुद्ध केंद्र का वास्तविक राजस्व 20,86,661 करोड़ रुपए था। लगभग 10 लाख रिक्तियों के साथ केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की संख्या पिछले दशक से कम हो गई है। मौजूदा कर्मचारियों पर काम का दबाव है। तो यहाँ पर जो भर्तियां हैं वो भी कम की गई हैं। पोस्ट है वो काफ़ी वैकेंट हैं, जिसके कारण कर्मचारियों के ऊपर काम का दबाव है वो बढ़ा है। फिर यहाँ देखिए वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते का वास्तविक व्यय कुल राजस्व व्यय का केवल 7.29% है। पेंशन भोगियों के संबंध में पेंशन पर वास्तविक व्यय कुल राजस्व व्यय का लगभग 4% है। यह भी सिफारिश की गई है कि मैट्रिक्स की 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना समय समय पर समीक्षा की जा सकती है। इसकी समीक्षा और संशोधन एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर किया जा सकता है। यानी 10 साल की अवधि की प्रतीक्षा किए बिना, वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना बीच में भी जो मैट्रिक्स जारी की गई है पे लेवल के लिए, उसका समीक्षा की जा सकती है और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, जो वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को ध्यान में रखता है, जो एक आम बात है जिसकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो समय समय पर समीक्षा करता है। यह सुझाव दिया जाता है कि इसे किसी अन्य वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना समय समय पर उस मैट्रिक्स के संशोधन का आधार बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर पिछले 10 सालों के अंदर मैट्रिक्स में भी किसी प्रकार का कोई संशोधन सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। सरकार ने न तो अब तक उपरोक्त सिफारिशों को स्वीकार किया है और न ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए पहले ही 1/1/2024 को 50% तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, अभी तक 8वें केंद्रीय आयोग का गठन नहीं किया गया है और न ही जो अपना जो पे लेवल मैट्रिक्स है उसके अंदर संशोधन की जो सिफारिश की गई थी 7वें वेतन आयोग के अंदर, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को देखते हुए डीए तत्व 50% को पार कर जाएगा। यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित है कि 20 लाख से अधिक नागरिक केंद्र सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शासित होते हैं और हर महीने उन्हें अपने मूल वेतन और डीए का 10% एनपीएस में योगदान करना होता है। इससे उनका घर ले जाने का वेतन काफ़ी कम हो जाता है। सरकार अब तक एनपीएस को ख़त्म करने और 1/1/2004 को या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीसीए पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत पेंशन बहाल करने की हमारी मांग पर सहमत नहीं हुई है। तो यहाँ पर एनपीएस को खत्म कर ओपीएस लागू करने की जो मांग की गई थी उसके ऊपर भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी गई है। उपरोक्त सभी पहलुओं और आज के जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सरकारी सेवा समय में आकर्षित करने के लिए अब तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने और केंद्र के वेतनमान भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने का समय आ गया है। सरकारी कर्मचारी आपसी विचार विमर्श और समझौते के माध्यम से, इसलिए कर्मचारी पक्ष की मांग है कि भारत सरकार तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर
ये परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र है वो सरकार को लिखा गया है, जिसमें मांग की गई है नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा कि जो 8वां वेतन आयोग है वो तुरंत गठित किया जाए और उसको लागू किया जाए। 7वें वेतन आयोग के अंदर जो सिफारिशें की गई थी, उन सिफारिशों के ऊपर भी सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उनको भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इस परिपत्र के अंदर, इस लेटर के अंदर जो भी जानकारी थी वो आपको डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।